नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी सहायक अध्यापक LT पर आधारित विशेष सीरीज, जिसका आज का टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन से कारक हैं जो शिक्षण को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलो चलते हैं आज नए टॉपिक की ओर। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका रहती है। देखिए, आजकल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं या एजुकेशन प्रोसेस है, उनमें केंद्रीय भूमिका रहती है। किसकी रहती है? बच्चों की रहती है। चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन की हम बात करते हैं, परंतु उसके बाद भी जो केंद्रीय और महत्वपूर्ण जो है तत्व होता है शिक्षण प्रक्रिया का, वो एक टीचर ही होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका होती है। शिक्षण में कक्षा प्रदर्शन बेहतर एवं प्रभावशाली होना चाहिए। अब देखिए, जो शिक्षण है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो कक्षा का प्रदर्शन है, जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, अगर वो कहीं जा रहा है, खेल रहा है, तो उसका प्रदर्शन मायने रखता है कि वो कितने देर जो है पिच पर टिका हुआ है और कितने अच्छे तरीके से वो रन बना पा रहा है। उसी प्रकार किसी भी टीचिंग में जो टीचर होता है, उसका कक्षा प्रदर्शन बेहतर एवं प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, बेहतर भी है और प्रभावशाली भी होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर बहुत बार होता है कि लगातार टीचर पढ़ाता तो है, लेकिन उसके पढ़ाने में वो प्रभावशीलता नहीं रहती है। तो उसी प्रभावशीलता में क्या होना चाहिए? वो बेहतर होना चाहिए, और अगर वो बेहतर रहेगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी बेहतर रहती है। इसीलिए ताकि अध्येता अपनी शैक्षणिक योग्यता अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक एवं बौद्धिक ज्ञान को विकसित कर सके। यहाँ अध्येता का मतलब स्टूडेंट्स है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अध्येता है ये स्टूडेंट है। तो क्या कह रहा है कि ताकि अध्येता अपनी शैक्षणिक योग्यता अनुसार सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और बौद्धिक ज्ञान को क्या कर सके? विकसित कर सके। शिक्षा का कक्षा प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए उनके व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर तथा बौद्धिक कारक हो सकते हैं। तो देखो, क्या हमारा टॉपिक आज का क्या है? शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो उस पर दो चीज़ें प्रभावित करती हैं। एक प्रभावित कर सकती है शिक्षक के स्तर से, और एक चीज़ प्रभावित कर सकती है स्टूडेंट की ओर से। और शिक्षक के फेर में भी हम उसके व्यक्तिगत कारक, जो शिक्षक के पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं, और उसके बौद्धिक कारक हो सकते हैं, दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत कारक में क्या आएंगे? उसका जो व्यक्तिगत होगा, जो है उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, और वो जो है कैसे कपड़े पहन के आ रहा है, ठीक, उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं। दूसरा बौद्धिक कारक हो सकता है। बौद्धिक कारक हो सकता है कि उसे विषय का ज्ञान कितना है, वो अपने ज्ञान को कितने अच्छे तरीके से बच्चों पर डिलीवर कर रहा है। तो ये बौद्धिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत कारक का तात्पर्य शिक्षकों के व्यक्तित्व से है। शिक्षकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से विकसित होना चाहिए। शिक्षकों के व्यक्तित्व के कारण शिक्षण प्रभावित हो सकता है, इसलिए शिक्षकों को व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक एवं नैतिक होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षकों को विवेकी होना चाहिए। तो जो व्यक्तिगत कारक है, इसमें जो टीचर है उसका शारीरिक पक्ष आता है, उसका मानसिक पक्ष आता है, भावात्मक पक्ष आता है, और साथ साथ जो है ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिसके कारण शिक्षण क्या होता है? प्रभावित होता है। इसलिए जो टीचर होता है वो जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक होता है और नैतिक होता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका सीधा असर उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पड़ेगा और वो पूरी तरीके से उस पर प्रभावित करेगा। साथ ही साथ शिक्षकों को क्या होना चाहिए? विवेकी होना चाहिए। तो उनमें विवेक होना चाहिए, उनमें अच्छे बुरे का ज्ञान होने का क्या होना चाहिए? उसमें ये कौशल होना आवश्यक है। उसी प्रकार बौद्धिक कारक है, जो उसके इंटेलिजेंस से संबंधित है। किसके? शिक्षक के इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? बौद्धिक कारक का तात्पर्य है शिक्षकों के बुद्धि विवेक से है। शिक्षकों की बुद्धि और विवेक में कमी के कारण शिक्षण प्रभावित हो सकता है। शिक्षकों के बौद्धिक क्षमता के कारण संबंधित विषय में प्रवीणता प्रभावित कर सकता है। सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर शिक्षकों में भय, घबराहट नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों को एक प्रकार से निडर, निर्भीक, ऊर्जावान, सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए।
व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर तथा बौद्धिक कारक फैक्टर के अलावा और भी कारक हैं। तो कहने का आशा ये जो बौद्धिक कारक है इसके अंतर्गत देखिए, एक तो व्यक्तिगत कारक हमने देखा जो किसी भी व्यक्ति के स्तर पर हो सकता है, लेकिन बौद्धिक कारक है तो शिक्षक को और व्यक्तियों से थोड़ा अलग बनाता है, क्योंकि एक शिक्षक क्या होता है, वो जीवन पर्यंत अध्ययन करता है तो वो अपनी मानसिक क्षमताओं को, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को धीरे धीरे विकसित करता है, और इसी विकसितता के कारण उसकी जो है विषय वस्तु पर जो है पकड़ बनती है। पकड़ बनने के पश्चात वो अगर उसके पास पकड़ होती है तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, अपने नॉलेज को बच्चों तक दे पाता है, जिसके कारण उनके अंदर निडरता आती है। ठीक है, निर्भीक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, सकारात्मक सोच होते हैं, उनमें भय नहीं रहता है, घबराहट नहीं होती है, एक अच्छे वक्ता होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके बौद्धिक कारक में आती हैं, और ये बौद्धिक कारक अगर टीचर का अच्छा है तो सीधे वह अपने शिक्षण को प्रभावित करता है। अगर अच्छा होगा तो पॉजिटिव सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, अगर ये चीज़ नहीं है, कम है, तो वो नकारात्मक रूप से शिक्षण को प्रभावित करेगा। इसके अलावा भी और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मूलभूत संरचना। तो मूलभूत संरचना में क्या क्या आ सकते हैं? मूलभूत संरचना में आती हैं तुम्हारी स्कूल का जो भौतिक वातावरण आता है, ठीक है, उसके अंतर्गत कमरे कैसे हैं, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कैसी है, वहाँ जो बैठक व्यवस्था कैसी है, जो संसाधन मिलने चाहिए, आधुनिक आज जो है आधुनिक युग हो गया है, क्या इसके अनुसार स्कूल में संसाधन है या नहीं है, क्या बारिश आने पर छत टपक रही है, क्या ज़्यादा जब धूप हो जा रही है तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं कमरे में जो कि वातावरण बहुत अच्छा सा बना रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है या फिर मूलभूत संरचना का पूरा योगदान रहता है टीचिंग को अफेक्ट करने में। इसी प्रकार प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड किसका? बच्चे का, अधिगमकर्ता का और टीचर का, दोनों का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भौतिक रूप से व्यक्ति, शिक्षक या छात्र स्कूल में है लेकिन वह मानसिक रूप से स्कूल में नहीं है, वो उसको जो है कहीं और के ख्याल आ रहे हैं, वो घर के ख्याल देख रहा है, अपने निजी मामलों में वो देख रहे हैं। तो दोनों का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना जरूरी है स्कूल में। अगर ये नहीं है तो वो सीधा इफेक्ट करेगा शिक्षण को। इसी प्रकार स्टूडेंट टीचर रेशियो, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे उत्तराखंड की या फिर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप प्राथमिक शिक्षक अगर बनते हैं या फिर आप एलटी में शिक्षक बनते हैं, लेक्चर 1 में शिक्षक बनते हैं, एक टीचर पर जो है यहाँ रेशियो रखा गया है, 30 बच्चों पर एक टीचर रखा गया है रेशियो। लेकिन आप सोचने वाली बात है, 30 बच्चों पर एक टीचर है, लेकिन अगर उस 30 बच्चों में अलग अलग क्लास हैं, जैसे क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो 5 क्लासें होती हैं। मान लो 5 क्लासों में 30 बच्चे हैं, तो क्लासें तो 5 हुई, टीचर तो एक ही हुआ ना। अगर वो 4th क्लास को पढ़ाएगा, बाकी की 4 क्लासें क्या रह जाएंगी? खाली रह जाएंगी। अगर वो 5th वालों को पढ़ाएगा तो बाकी की 4 क्लासें खाली हो जाएंगी। ऐसे ही आप LT स्तर पर देखिए 6 से 10 तक। अगर 30 बच्चे हैं, एक टीचर आप रखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो है एक क्लास को पढ़ाने में बाकी क्लासें छूट जाएंगी। आपको पता है क्लास में लगभग कम से कम 7-8 सब्जेक्ट होते हैं और 4-5 क्लासों में 25-30 सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या एक शिक्षक एक दिन में 25-30 सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा? जबकि 4 से 5 घंटे वो स्कूल में रहता है, तो 4 से 5 घंटे में वो 30 सब्जेक्ट उसने बच्चों को पढ़ाना है। और क्या इससे शिक्षण प्रभावित होगा या नहीं होगा, ये आप जो है खुद ही सोच सकते हैं। तो इसकी ओर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, इनको शिक्षक छात्र अनुपात। तो ये सिर्फ शिक्षक छात्र अनुपात नहीं होना चाहिए, विषय के अनुसार शिक्षक होने चाहिए, ये मेरा ख्याल है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पर क्या है कि वो 30 बच्चों पे एक शिक्षक की बात करते हैं, या फिर 35 पर, कभी ज़्यादा हो गए तो 35 पे एक भी करते हैं, और कहीं कहीं 40 पे एक की बात भी करते हैं। लेकिन ये भी मेंटेन नहीं है, सोचने वाली बात है, ये भी मेंटेन नहीं है। यहाँ पर जो रेशियो है लगभग 50 से 60 बच्चों पर एक टीचर रहे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना इफेक्ट करता है टीचिंग को, शिक्षण को, जो है वो भी नकारात्मक रूप से। इसी प्रकार मेंटल लेवल, मानसिक स्तर। अब मानसिक स्तर भी किसका? शिक्षक का भी मानसिक स्तर देखा जाता है, ठीक है, और छात्र का मानसिक स्तर भी देखा जाता है। अगर दोनों का मानसिक स्तर में से एक का मानसिक स्तर भी अगर जो है
सकारात्मक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो शिक्षण को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार प्रिपरेशन यानी कि जो है नियोजन जिसे कहते हैं, प्लानिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो स्कूल को में आने से पहले क्या शिक्षक जो है शिक्षण से पूर्व तैयारी कर रहा है? क्या बच्चा जब स्कूल आ रहा है तो स्कूल आने से पहले वो शिक्षण के लिए तैयार है, उसके लिए जो है क्या तैयारी कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो वो बुरी तरीके से प्रभावित शिक्षण को करेगा। अगर वो कर रहे हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। इसी प्रकार से नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट का नॉलेज, यानी कि अब ये तो शिक्षक से संबंधित है। क्या शिक्षक को उस विषय का अच्छा नॉलेज है? क्योंकि हमें पता है, जैसे हम देखते हैं 30:1 की बात की थी हमने, एक शिक्षक 30 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको तो पता है शिक्षक पर्टिकुलर किसी विषय का होगा, या हिंदी का होगा, या इंग्लिश का होगा, संस्कृत का होगा, मैथ्स का होगा। तो क्या वो सभी विषयों का ज्ञाता है? क्या वो सभी विषयों को पढ़ा लेगा? वो अपने सब्जेक्ट तो पढ़ा लेगा, क्योंकि उसी से उसने बीएड किया हुआ है, उसी से उसने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। उसकी पूरी पढ़ाई अपने सब्जेक्ट से है, तो अपने सब्जेक्ट की तो जो है बात कर सकता है। लेकिन क्या वो और सब्जेक्ट की जो है बात करेगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसका भी सीधा सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई हिंदी वाला शिक्षक जो है काम चलाओ में मैथ्स पढ़ा रहा है तो आप सोच सकते हैं चाहे पढ़ाने के लिए पढ़ा लेगा, लेकिन वो जो है बात नहीं होगी जो पर्टिकुलर मैथ्स का शिक्षक ही जो बात आएगी। तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षण को प्रभावित करने में। इसी प्रकार हेल्थ ऑफ टीचर ही क्यों, हेल्थ ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है। तो जो बच्चों का स्वास्थ्य है या टीचर का स्वास्थ्य, क्या वो शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? यदि हैं तो शिक्षण जो है अच्छा होगा, और अगर स्वस्थ नहीं है तो इसका मतलब शिक्षण प्रभावित नहीं होगा। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर पर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क भी होना चाहिए, किसका? छात्र का भी और जो है शिक्षक का भी। इसी प्रकार टीचिंग एड्स या टूल्स, क्या आज के बदलते या तेज़ी से भागते युग में क्या सिर्फ सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई हो रही है या फिर प्रैक्टिकल रूप से भी हो रही है? उस प्रैक्टिकल रूप से पढ़ाई के लिए क्या स्कूल में टीचिंग एड्स हैं या ऐसे टूल्स हैं जिनके माध्यम से पढ़ाई को सरल किया जा रहा है? अगर हैं तो अच्छी बात है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नहीं है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने के लिए वाले और भी कारक होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि छात्र के स्तर से भी होते हैं और शिक्षक के स्तर से भी होते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विषय का कम ज्ञान यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने में विषय का कम ज्ञान, पुअर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को अपने विषय में क्या होना चाहिए? प्रवीण होना चाहिए। यदि शिक्षक अपने विषय का कम ज्ञान रखता है तो विद्यार्थी को संतुष्ट नहीं कर सकेगा, जिसका प्रभाव प्रशिक्षण पर पड़ता है। विषय के ज्ञान ही प्रभावशीलता शिक्षण का परिचायक है। तो सिंपल सी बात है, विषय का ज्ञान, हम इस पर थोड़ा बात कर चुके हैं। अगर शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान कम है, अपने विषय का तो ऐसे नहीं होगा, अगर अपने विषय का ज्ञान कम होगा तो शिक्षक बन ही नहीं पाएगा। एक समय था कि आसानी से शिक्षक बन सकते थे, लेकिन आजकल वही शिक्षक बनता है जो है आपको पता है इतना कंपटीशन हो चुका है, तो वही बनेगा जिसने थोड़ा बहुत अपने विषय का ज्ञान होगा। लेकिन कहाँ नहीं होगा, जब 30:1 की बात आ रही है तो उसने इतने हर सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है, तो उसे हर विषय का ज्ञान तो है नहीं कि जरूरी है उसे आएगा। तो अगर हर विषय का ज्ञान उसे नहीं है तो विषय का कम ज्ञान जो है शिक्षण को सीधा प्रभावित करता है। इसी प्रकार शिक्षक का स्वास्थ्य, ठीक है, तो शिक्षक का स्वास्थ्य जो है कैसे प्रभावित करता है? स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बिना किसी भी कार्य को सुचारू रूप से जारी रखना कठिन होता है। शिक्षण में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका होने के साथ साथ उसे मेहनती भी होना चाहिए। शिक्षकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि शिक्षक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है अर्थात बीमार है तो उसका विपरीत प्रभाव शिक्षण पर अवश्य पड़ता है। तो शिक्षक का स्वास्थ्य भी अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण है। हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। इसी प्रकार ज्ञान संचार प्रक्रिया, नॉलेज कम्युनिकेशन। अब देखो ज्ञान का संचार, सिंपल सी बात है, एक शिक्षक है हमारे पास, बहुत वो जो है नॉलेजेबल है, उसका एकेडमिक बहुत अच्छा है, उसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और वो जो है छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता भी है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता भी है। लेकिन
वो जो ज्ञान का संचार है उनका बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है मान लो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आपको पता है, बोलते हैं कि इस टीचर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो उस नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से छात्रों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो क्या शिक्षण प्रभावी होगा? क्या ज्ञान का भंडार बहुत शिक्षक बच्चों को फ़ायदा पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा। तो ध्यान रखना, ज्ञान संचार जो है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, जो है ज्ञान का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना बहुत कठिन होता है। इसी प्रकार ज्ञान का संचार करने के लिए शिक्षकों को अपने विषय में प्रवीणता हासिल करना होगा, तभी वो अपने छात्रों को सही ज्ञान का संचार कर सकता है। अन्यथा वो ज्ञान के संचार में क्या होगा? असफल हो जाएंगे। विषयों का अच्छी जानकारी यानी अपने विषयों में कमांड होना या अपने ज्ञान के आधार पर अपने अध्येताओं यानी अपने बच्चों को सही ज्ञान या सूचना का संचार कर सकता है। संचार प्रक्रिया में कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपका स्कूल किसी ऐसी जगहों पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन आप करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी और संचार प्रक्रिया में बाधा शिक्षण को डायरेक्टली प्रभावित करती है। तो ध्यान रखना, यहाँ एक साइड होता है आपका नॉलेज देने वाला, एक होता है नॉलेज लेने वाला। यानी एक ज्ञानदाता होता है, एक टीचर होता है, और लेने वाला से शिक्षक होता है। यहाँ से टीचर डिलीवर कर रहा है नॉलेज, ज्ञान को जो है यहाँ डिलीवर कर रहा है, और ये डिलीवर तभी हो पाएगा जब इस कम्युनिकेशन में, इस जो प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए, चाहे भौतिक रूप से रुकावट आ रही हो या फिर मानसिक रूप से आ रही हो या कैसे भी आ रही हो, या कम्युनिकेशन लेवल पर आ रही हो यानी कि आदान प्रदान वार्तालाप के उसमें आ रही हो, भाषा के उसमें आ रही हो। तो जब तक ये जो प्रोसेस है बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलेगी, तब तक जो है बहुत अच्छा शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन जो संचार है, इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है किसी भी शिक्षण में, टीचर से स्टूडेंट को देने में। तो ज्ञान संचार प्रक्रिया भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार मानसिक स्तर, अब देखिए जो टॉपिक है मानसिक स्तर छात्र का भी होगा और शिक्षक का भी होगा। जैसे हमें ये यहाँ पर लिखा था ज्ञान संचार प्रक्रिया दोनों तरीके से होगी, ये शिक्षण टीचर के स्तर से भी होगी और छात्र के स्तर से भी होगी। इसी प्रकार शिक्षक का स्वास्थ्य, तो साथ में आप इसे ऐड कर सकते हैं इसमें छात्र का स्वास्थ्य भी, ठीक है। तो दोनों इसमें चीज़ें आएंगी, दोनों के लिए है जो टॉपिक है, दोनों के लिए मानसिक स्तर दोनों का होगा, टीचर का भी और बच्चों का भी। तो क्या कह रहा है, शिक्षकों को समझना होगा कि जो छात्र हैं उनकी क्या ज़रूरत है, उनका मानसिक स्तर को उनको टटोलना होगा, तभी शिक्षक को क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। यदि शिक्षक जो है छात्रों के मानसिक स्तर की स्तर के समझे बगैर या अपने स्तर से शिक्षण जारी रखता है तो शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। क्योंकि आमतौर पर एक शिक्षक अगर किसी चीज़ को छात्रों को समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसे ये सोच के नहीं पढ़ाना चाहिए कि उनको भी आ रहा होगा, ठीक है। ये सोच के उन्हें पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं है आता है, ठीक, आप उन्हें जीरो से कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ बच्चों को आ ही रहा होगा, आप कोई फीडबैक नहीं ले रहे हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सीधा बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा और ये शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी और जो है एक शिक्षण जो है प्रभावशाली नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार तैयारी, प्रिपरेशन, ठीक है, जो प्लानिंग होती है शिक्षण से पूर्व की प्लानिंग, ठीक है, छात्र के स्तर से भी और शिक्षक के स्तर से भी कैसी होनी चाहिए। देखिए, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए संबंधित कार्य की तैयारी करनी होती है। यदि शिक्षण में शिक्षक जिस विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने जा रहा है उस विषय से संबंधित विषयों की तैयारी करनी होती है। यदि विषयों की तैयारी किए बगैर कक्षा प्रदर्शन प्रस्तुत करता है शिक्षक, तो शिक्षण प्रभावित हो सकता है। शिक्षण में विद्यार्थी की ओर से कई प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं जिसका जवाब देना कक्षा शिक्षकों का दायित्व होता है। यह तभी संभव है जब पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु की अच्छी तैयारी के साथ साथ प्रस्तुतिकरण अच्छे से किया जाए। तो कहने का सही है, जो तैयारी है ये जो है शिक्षक के स्तर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और साथ साथ छात्र के स्तर से भी होनी चाहिए। इस तैयारी के बीच में क्योंकि ये पता करना है कि कैसे हम जो है अपने जो विषय का जो आज का कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसका प्रस्तावना किस तरीके से करें, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से करें और उस लास्ट में उस पार्ट को समाप्त किस तरीके से करें, और इस दौरान आप जो है फीडबैक
तरह तरह के प्रश्न किस तरीके से पूछें जिससे कि आपको पता चल सके जो हमने पढ़ाया है या जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसका कितना प्रभाव छात्रों पर पड़ रखा है या उसका कितना असर छात्रों पर हुआ है। तो इसका सीधा सीधा मूल्यांकन करें। ये तभी हो सकता है जब शिक्षक पहले से तैयारी करे अपने जो आज उसने पढ़ाने वाला है। इसी प्रकार तत्क्षण बौद्धिक क्षमता या प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो अभी हम इससे पहले पढ़े थे उसी को डिटेल में देख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, शिक्षक का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है और छात्र का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो इसमें देखिए, शिक्षकों को तत्क्षण बौद्धिक क्षमता रखना आवश्यक होता है। उदाहरण स्वरूप, शिक्षक विषय वस्तु को कक्षा में पढ़ा रहे हैं परंतु जो छात्र विषय वस्तु में रुचि नहीं ले रहा है और उसे समझने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो शिक्षकों को तुरंत किसी शिक्षण सहायक तकनीक या तत्कालिक उदाहरण को प्रस्तुत कर विषय को बोधगम्य बनाया जाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपने पहले तैयारी की और आपने जैसे कहा आज हम जो है इस विधि का प्रयोग करके करेंगे। जैसे आज हम जो है लेक्चर मेथड का यूज करके पढ़ाएंगे क्लास में। वैसे लेक्चर छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक लेक्चर मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपने पहले से तैयारी वैसे की थी, लेकिन जब आप क्लास में गए आपने लेक्चर विधि से पढ़ाया तो उस दौरान आप देख रहे हैं कि 5 मिनट बाद बच्चे जो है ऊबना शुरू हो गया। उनको जो है लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको उनके चेहरे से लग रहा है कि इनको अब जो है बोरियत ज़्यादा आ रही है, कंटेंट में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि उसी वक्त आप कैसे उस जो है उस मेथड को एकदम चेंज करके उस मेथड का यूज करें जिससे बच्चों में दोबारा से क्या आ जाए, उनमें जागरूकता है, उनमें जो है एक प्रकार से रुचि जागृत हो जाए। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड टीचर में होना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा शिक्षण प्रभावित होता है। शिक्षकों में विषय वस्तु को रोचक और बोधगम्य बनाने की कला होनी चाहिए। तो ये कला टीचर के अंदर होनी चाहिए। और ये कैसे आएगी? अनुभव से आएगी, ये जो है अध्ययन से आएगी और ये तैयारी से आएगी। तभी हो पाएगा अगर आप या फिर शिक्षक इस तरीके से करते हैं, तैयारी करते हैं। और हमेशा से ही शिक्षक को क्या होना चाहिए? हमेशा अध्ययनरत रहना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक हमेशा से ही एक अच्छा क्या होता है, एक अधिगमकर्ता भी होता है। वो हमेशा जो है अगर वो पढ़ेगा नहीं, अध्ययन नहीं करेगा तो उसकी स्किल्स जो उसकी कौशल हैं या फिर उसके ज्ञान में क्या कमी आती रहेगी, वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए शिक्षक को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, जो है अध्ययन करते रहना चाहिए। इसी प्रकार असंतुलित छात्र शिक्षक औसत, तो इस पर हम बात कर चुके हैं। फिर भी देखिए, विद्यालय या विश्वविद्यालय के लिए शिक्षक छात्र औसत का मानक निर्धारण किया गया है। उसके अनुसार कक्षा का संचालन किया जाए तो शिक्षण प्रभावी तथा उपयोगी होगा। यदि शिक्षक छात्र का मानक औसत असंतुलित होता है तो उसका स्पष्ट प्रभाव शिक्षण पर दिखता है। छात्र शिक्षक असंतुलित औसत की स्थिति में शिक्षकों का व्याख्यान सुनने में कुछ छात्रों के लिए कठिनाई हो सकती है, साथ ही साथ शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो इस टॉपिक से प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है छात्र शिक्षक अनुपात कितना है मानक के अनुसार, तो 30:1 है, ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर ये 35:1 है, ठीक है, ये है। और अगर शिक्षक जो है 150 से ज़्यादा हो जाते हैं या 200 हो जाते हैं तब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 40:1 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, ये मानक है, ध्यान रखना। वैसे प्राथमिक स्तर पर 31 है तो उच्च प्राथमिक स्तर 35 और 1 है, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे हो गए हैं तो 41 तक आप इसे ले आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी संस्थान का आधारभूत संरचना शिक्षण को प्रभावित कर सकती है, वही है जो उसकी भौतिक संरचना है स्कूल की, ठीक है। आधारभूत संरचना जैसे उपस्कर, प्रसाधन, स्वच्छ पेयजल, खेलकूद की सुविधा, पुस्तकालय आदि स्वस्थ एवं प्रभावशाली शिक्षण के लिए अनिवार्य होता है। यदि शिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं से अनभिज्ञ होकर संस्थानों में शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, पुस्तकालय और सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत सुविधा होना आवश्यक है। तुम आधारभूत संरचना, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं होंगी, ठीक है, ये आधुनिक नहीं तो बेसिक कम से कम सुविधाएं होंगी, तभी वहाँ पर जो है शिक्षण को हम कह सकते हैं कि प्रभावी है, नहीं तो उसका सीधा प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। इसी प्रकार है शिक्षण सहायक उपकरण। शिक्षण सहायक उपकरण, इसमें क्या आता है? टीचिंग एड्स आते हैं, ठीक। तो सहायक उपकरण किसी कार्य को
संपादित करने में सहायता प्रदान करता है। किसी विषय वस्तु अथवा तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए तथा कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों के द्वारा सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। जब किसी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के बिना अध्यापन कार्य को संपादित करते हैं तो विषय वस्तु को स्पष्ट करने में कठिनाई होती है। तो देखिए, आज का दौर वो नहीं है कि हम सीधा आगे से जाएं, अपने विषय को रखें और उसे बच्चों को जो है पाठ की तरह सुना दें। तो वो अगर आप करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वो उसका प्रभाव सीधा अच्छा प्रभाव जो है बच्चों पर नहीं पड़ेगा। वो बस एक काम चोरी वाला काम हो जाएगा, काम टटोलने वाली बात हो जाएगी। ठीक, तो उसका सही जो है प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा और वो जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। ठीक, संतुष्टिजनक ढंग से विषय वस्तु प्रस्तुत करने में TLM का उपयोग बहुत जो है उपयोगी है और उसे किया जाना चाहिए। जो TLM है, अगर आप उनका यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें रुचि जागृत नहीं होगी। रुचि जागृत नहीं होगी तो आपका शिक्षण करवाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज बदलता दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आज जो है शिक्षक वही पुराने ढर्रे से पढ़ाई करवाएगा तो बहुत ही मुश्किल जो है जॉब आने वाले समय में टीचर की होने वाली है। क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ एकमात्र साधन जो है नॉलेज का टीचर होते थे या फिर किताबें होती थी, और किताबें भी बिल्कुल बहुत ही कम होती थी। तो वही जो है ज्ञान का सोर्स था। लेकिन आजकल इंटरनेट के युग में ज्ञान जो है चारों ओर ऐसा बिखरा हुआ है कि कहीं से भी बच्चे जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आपकी छोटी सी गलती को भी वो जो है पकड़ सकते हैं। तो बिना ज़्यादा TLM का यूज किए, संसाधनों का यूज किए एक अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है। केवल व्याख्यान विधि से शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है, वही हम बात कर चुके हैं, खाली व्याख्या दे के ही जो है शिक्षण कार्य जो है प्रभावी नहीं हो सकता। शिक्षण सामग्री का उपयोग कर किसी विषय वस्तु को रोचक और बोधगम्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण को प्रभावित करती है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस पर संबंधित मैं प्रश्न इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप इसे इस तरीके से याद रखना कि जितने भी हमने इसमें कारक बताए हैं, जितने भी इसमें प्रकार बताए हैं कारकों के, ये कारक सिर्फ एक स्तर से नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये शिक्षक के स्तर से, टीचर के स्तर से भी होंगे वही चीज़, और छात्र के स्तर से भी होंगे। दोनों में हर चीज़ अप्लाई होगी। जैसे हमने जो है शिक्षक का ज्ञान देखा तो छात्रों का ज्ञान भी हो सकता है। शिक्षक की तैयारी देखा तो छात्र की तैयारी। तो शिक्षक के स्तर से और छात्र के स्तर से दोनों कारक होते हैं। इन दोनों पर आपने ध्यान रखना है, अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो इससे संबंधित कोई ऐसा फैक्ट तो आना नहीं है जिसे आपको याद करने की कोशिश करनी है। आपने समझना है, अगर समझ गए तो क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर लेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है LD के लिए भी और लेक्चर भर्ती परीक्षा के लिए भी, या फिर जो भी शिक्षक भर्ती से परीक्षा से संबंधित पेपर होते हैं, जिनमें TET है, ठीक है, CTET आप भरते हैं, UTET भरते हैं, ठीक, DLED देते हैं, BED का एग्ज़ाम देते हैं। तो सभी में ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोटिवेशन और मैथ्स